हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जेएससी एलटी ग्रेड एवं लेक्चर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रचित सर, जिन्होंने बहुत लंबा इंतजार कराया और आज अपना समय दिया। इसके लिए सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, चूँकि हम जानते हैं समय बहुत कीमती है और आप एक ऐसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं जिसमें व्यस्तता लाजमी है। तो सबसे पहले सर का परिचय देना चाहूँगा। सर इस समय जो है राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आज आपका मार्गदर्शन कॉमर्स विषय से सर करेंगे, ठीक है? तो सर बहुत बहुत स्वागत है। चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम आगे जो है बात करेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। हाँ, मैंने थोड़ी प्रतीक्षा कराई आपसे लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अभी कार्यरत हूँ। यह वैकेंसी 2016 में आई थी, 2017 में रिपीटेड होकर दोबारा आई, 2019 में एग्ज़ाम हुए और 21 में ज्वाइनिंग हुई। अच्छा। मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा। जिसके लिए एक ऑलरेडी बहुत टफ कंपटीशन देना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 200-300 सीटें हैं और फॉर्म 60 से 70 हज़ार भरे जाते हैं। जी सर। तो वो भी एक कंपटीशन था जो मैंने जीवन में पहला कंपटीशन वहाँ पे दिया, जिसके लिए बहुत तैयारियाँ करनी पड़ी, क्योंकि हम सभी बचपन से कुछ सीख करके नहीं आते। जी तो हमें तैयारियां करनी ही पड़ती हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मैंने अपना पीजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, जिसके लिए अगेन फिर से एक मुझे एंट्रेंस देना पड़ा, जहाँ पे सिर्फ पीजी की 150 सीट्स हुआ करती थी, एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हुआ करती थी। और उस समय सीयूईटी नहीं था, तो ड्यू 50% परसेंटेज पे भरता था। हाँ। जो कि हमारे परसेंटेज आते नहीं बीएचयू में ड्यू के लेवल के, तो एंट्रेंस के थ्रू हुआ था। तो वो 150 सीट्स के लिए वहाँ पर भी एक टफ कॉम्पिटिशन हुआ था। इसके बाद कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए, जैसे उत्तराखंड पीएससी, हरियाणा पीएससी और एमपी पीएससी। अलग अलग पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम मैंने दिए। जी। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द एमकॉम के 3rd सेमेस्टर में ही हम लोगों ने नेट जेआरएफ का पेपर दिया था और उस समय जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ। अरे वाह सर। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी और इसका श्रेय मैं दूंगा कि भाई डीयू यूनिवर्सिटी जो सिलेबस फॉलो करती है जी। और जो स्टैंडर्ड है उसका, वो एट पार है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो वैसे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने एक साथ ही बिना पढ़े एग्जाम दिया और वो नेट जेआरएफ उसी समय क्लियर हो गए। जी तो ये सब चीज़ें थी हमारे बारे में। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो कॉमर्स वाले हमारे भाई होते हैं, तो उनका बड़ी शिकायत रहती है कि सीटें बहुत कम रहती है। और जब हमारी आपसे मुलाकात हुई, आपने बताया भी था कि बहुत कम सीट थी। कुछ कितनी सीटें थी सर जब आपका सिलेक्शन हुआ था? उस समय क्या रैंक थी आपकी उसमें? मेरी रैंक 11 थी। 11 एग्जाम में एक स्क्रीनिंग एग्जाम था, उसके बाद इंटरव्यू थी और उसमें रैंक 11 मेरा था। बहुत मायने रखता है कि मतलब 11वीं रैंक और बहुत कम सीटें होती हैं, मतलब ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं। इनके दौरान जो है इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा टास्क होता है। और कॉमर्स में भी वैसे भी आप इधर अगर हम बात करें सर एलटी ग्रेड के लिए, लेक्चरर के लिए, तो यहाँ भी सीटें बहुत कम होती, बहुत ज़्यादा सीटें होती नहीं है। तो लेकिन ये है कि अब जो है सो है भाई, अगर हमने उस चीज़ को चुना है। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पर आपको बहुत मार्गदर्शन मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो जीडीसी में जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, अक्सर उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं पहली बार आपसे मिला था सर, तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा था कि बहुत कम एज में, हमारे जैसे आपने भी बहुत कम एज में जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अच्छी पोस्ट आपको प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पर, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सर आगे बढ़ते हैं। सर आपने जैसा जो अभी एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, लेक्चरर का सिलेबस है, मैंने आपको भेजा था, आपने देखा भी है उसको। कैसे लगता है, क्या लगता है, कैसे आप मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें जिससे सफलता मिल सकती है कॉमर्स विषय के लिए? सर इस बार एलटी ग्रेड के जो एग्ज़ाम है, इसमें मेंस और प्री दोनों होने हैं। जी सर। तो प्री एक ऑब्जेक्टिव टाइप है और जबकि मेंस रिटन है। जी सर। तो मैं बिल्कुल भी ये कहूँगा आपके सभी व्यूअर्स को कि आपको तैयारी मेंस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके पास समय है। जी तो आप मेंस के हिसाब से पढ़िए। अब मेंस के लिए नोट्स बनाइए, उसकी तैयारी करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, नोट्स आपके इतने भारी भरकम नहीं होने चाहिए कि वो दूसरी बुक दिखे आपको। बिल्कुल। वो बुक नहीं होनी चाहिए, वो कुछ शॉर्ट्स होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपको लिखते समय काम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जब आप
सही गोला भर रहे हैं तो उस पे आपको नंबर पूरे मिल जा रहे हैं जी। लेकिन जब सब्जेक्टिव हो रहा है जहां आपको लिखने हैं तो वहां वो एक एक वर्ड्स आपके पढ़े जा सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बच्चों को पास कर दे रही हैं बिना कुछ उनकी कॉपी चेक किए। तो आगे जाकर के ये समस्या खड़ी होगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंस लिखेंगे या आप यूपीएससी के लिए लिखे या फिर इसके लिए लिखे तो वहाँ आपके मेंस हो ही गया है, जीडीसी में भी हो गया है। अब आने वाले समय में आपको मेंस लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा अच्छे से है तो फिर मेंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फालतू बातें नहीं लिखनी है वहाँ पे। उस पे कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, उसमें मेन चीजें लिखनी है, फोकस्ड होकर लिखना है। वहाँ पन्ने नहीं भरने हैं। बिल्कुल कि पन्ने भर दिए आपने ढेर सारे और नंबर आपको मिल जाए तो वो स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, जगह भी नहीं होता है सर। जी जी जी। तो सर आप जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें एलटी ग्रेड के लिए, तो एलटी ग्रेड के लिए सिलेबस आपने देखा, कुछ किताबें जो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर करना चाहें उसको आप थोड़ा सा बताएं जो है किताबों के बारे में। किताबों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको स्टैंडर्ड्स किताब फॉलो करनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स मींस अच्छे राइटर्स की और अच्छे पब्लिशर की। जैसे अकाउंट्स की बुक की मैं बात करूं तो हिंदी वाले साहित्य भवन पब्लिकेशन ऐसे चलते हैं, लेकिन इंग्लिश वालों में डीके गोयल भी चलता है। लेकिन एक जो मैं बेस्ट बुक मानता हूँ वो मैं मानता हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक है, एस चंद पब्लिकेशन की आती है। उसके क्वेश्चंस का लेवल एक अलग होता है क्या कि जब भी कोई पेपर बनता है तो उसमें कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ इजी लेवल होते हैं। जी सर। इजी और मॉडरेट सब कर लेते हैं। लेकिन वो जो टफ लेवल वाली बात आती है वो सिर्फ कुछ बच्चे कर पाते हैं। जी। और वो कुछ बच्चे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक हाई लेवल तक ले जाए, ना कि केवल बेसिक जानकारी दे। तो अकाउंट्स के लिए मैं आपको टीएस ग्रेवाल की बुक बता दूं। स्टैट्स के लिए एससी गुप्ता की बुक आती है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं बात करूं कि मनी बैंकिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें उसकी बुक आती है, एमएल झिंगन एक सर हैं, उनकी बुक्स हम लोगों ने पढ़ी थी उस टाइम पे, आप उसे पढ़ सकते हैं। जी जी। और एक इकोनॉमिक्स एक मेन सब्जेक्ट है जो एचएल आहूजा की बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर का कहने का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अच्छा सर, आपने जैसे इन सिलेबस को देखा होगा तो इनके कितने पार्ट हैं जो इनके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में मिल जाएंगे? आपने चूंकि आपने बीकॉम भी किया, आपने इंटर भी किया है, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कौन कौन सा पार्ट जो है आप यहाँ पर से मिल सकता है। देखिए प्रमोद जी, मैं आपको बात करूं कि कॉमर्स में क्या होता है कि जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि इशू ऑफ शेयर्स, जी जी, अंशों का निर्गमन या उनका हरण, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम में। जी जी। मैंने एलटी ग्रेड का 2018 का पेपर देखा था, कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से थे। जी जी। तो ये वो चैप्टर है जो क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, और ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, बस इसके लेवल बढ़ जाते हैं, लेवल हाई हो जाते हैं। और अकाउंट्स में कभी भी आप ऐसा ना सोचे कि कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें कंपनी लॉ का कौन सा सेक्शन लग रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी जी। आप कभी भी ये ना सोचे कि सिलेबस जो डिफाइन है उसमें लिखा है इशू ऑफ शेयर्स, तो आप क्लास 12th वाला इशू ऑफ शेयर्स पढ़ के चले गए और आप सिलेक्शन पा लेंगे। ये नहीं है, वो एक टीचर को चेक कर रहा है, वो पढ़ाना चाहता है आपसे इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन वो चेकिंग आपकी हाई लेवल की भी कर सकता है। इसलिए कभी भी आप सिलेबस के ऊपर स्टिक न रहे, सिलेबस को देखिए लेकिन उससे प्लस माइनस सारी चीजों को पढ़े। आप ग्रेजुएशन लेवल में फॉलो करें उसको। जी जी। आप 12th तक ना फॉलो करें कि 12th तक की बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है, मुझे इतना ही पढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन लेवल में किस लेवल तक वो जा रहा है, यानी ये कहने का मतलब सर ग्रेजुएशन तो आप पढ़े ही है। हाँ, कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि देखो अगर सिलेबस में जो भी चीजें है, चाहे आपने आपके सिलेबस में कोई भी पार्ट हो, अगर आप उसको ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं हमको लगता है कि चाहे आप इंटर लेवल का पढ़े या जो है ग्रेजुएशन लेवल का पढ़े। और हालांकि जो है एलटी ग्रेड में बहुत डीप लेवल है, लेक्चरर में बहुत डीप लेवल से क्वेश्चंस नहीं आते, जीडीसी में थोड़ा सा लेवल हायर होता है, वो अलग विषय है सर। लेकिन ये है कि आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। मतलब बिल्कुल आप किसी भी कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि वो अंतिम के 5-10 क्वेश्चन ही सिलेक्शन को प्रभावित कर देते हैं। अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80-90 क्वेश्चन तो ऐसे हैं वो सारे बच्चे करके आएंगे। अंतिम के जो 20 क्वेश्चन होंगे जो सिलेक्शन देगा, वो यही क्वेश्चन होंगे जो आपको 2 लोगों से एज देंगे। बिल्कुल। तो पहले तो आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सभी चीजें क्लियर हो, फिर उसके बाद हायर लेवल को भी टच करना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं, समय भी पर्याप्त है, समय की कमी नहीं है। दिसंबर के आसपास तक एग्जाम का पहला प्रीलिम्स होगा, और अगर आप चीज़ों को सही तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पर सब आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि सर ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया कि आप जो है
अपने सिलेबस को उठाइए। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, जो उनको आप देखिए, आपके ग्रेजुएशन में, आपके इंटर में, आपके हाई स्कूल में जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप पढ़िए। हो सके तो कुछ किताबें जो सर ने अभी बताया उन किताबों को ले लीजिए, उन किताबों से चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। एक चीज और भी कर सकते हैं बच्चे की, जैसे अगर आपके पास जो बुक अभी है जिससे आप पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, अगर उससे वो चीज कवर नहीं हो पाती है तो आप गूगल बुक्स पे जाएं, वहां सर्च करें उस टॉपिक को। गूगल बुक्स पे आप जाके इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर सर्च करें तो वो आपको 10 बुक ओपन कर देगा। वो 10 बुक में 10 तरह के क्वेश्चंस है जो अलग अलग हैं, उन सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सिलेबस ऐसा कुछ बहुत डीप और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड है और आप कवर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें पढ़ने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कवर न किया जा सके। 2 महीने 3 महीने में बड़े आराम से कवर हो सकते हैं। इसीलिए जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ें तो उसे बड़े अच्छे से डीप कवर करें ताकि वो फ्यूचर के लिए वो चैप्टर आपके लिए बर्डन न रह जाए। बिल्कुल। और अगर वो सबसे बड़ी चीज सर, हाँ बहुत अच्छी बात सर आपने कही, और मैं थोड़ा सा इस पे मेंशन कर रहा हूँ, सर को टोक दे इसके लिए सारी। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे सर ने ये चीज बताई कि डीप कवर करने से सर एक फायदा ये होगा कि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे, मेंस के लिए आपकी तैयारी होती है। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि भाई आप प्रीलिम्स तो पढ़ लिए, फिर चलो मेंस के लिए अलग से पढ़ो, डबल मेहनत है, डबल मेहनत हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो उस समय मैंने एक नोट्स बनाया था और वो नोट्स आज भी मेरे पास सुरक्षित है। जी। तो मैं जितने भी पीएससी एग्जाम्स दिए पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो मैं उस समय कोई भी बुक्स ढूंढने नहीं गया। जी। मैंने वो नोट्स पढ़ी और जाके एग्जाम दिया और सिलेक्शन पाया। मतलब तो आप समझिए नोट्स की वैल्यू कितनी है। हाँ सर। तो जब आप यूजी पीजी में हैं उसी समय अगर तैयारी से अच्छे से किए हुए हैं तो फिर आपके लिए कठिन नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी आप कर रहे हैं तो आप जब फर्स्ट टाइम उसे पढ़ रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बनाएं, समरी नोट्स बनाएं। आप चार्ट पेपर पे नोट्स बना के दीवार पे स्टिक कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। जी। फॉर्मूलेज आपको दिमाग में होने चाहिए, सभी चीजें माइंड में होनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए। बिल्कुल। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, थोड़ा सा चीजें इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मतलब थोड़ा सा आपके लिए हार्ड वर्किंग हो जाती है, क्योंकि सीटें कम है, कैंडिडेट्स अपेक्षाकृत मतलब ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सर ने जो चीज़ें बताई ये बहुत अच्छा बताया सर। अच्छा, नोट्स तो आपने बताया कि नोट्स तो बनानी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम इस बात पर जो है फोकस करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके पास। जी। डिफरेंट बुक्स हैं। जी। बुक्स में अलग अलग क्वेश्चंस ड्राफ्टेड है। जैसे एक यूथ का है सर जिसमें अलग अलग एग्जाम्स के जो कलेक्शंस है, हाँ, वो आप कितना प्रेफर करते हैं सर? उसे करना चाहिए आप, लेकिन अब उसे रिपीटेशन पे सब कुछ सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कहा नहीं जा सकता। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही हो गया तो सभी लोग पास करके, एक बच्चा जो पूरा पढ़ रहा है, पूरे डिटेल में पढ़ा जी और वो पेपर लगा रहा है, और एक बच्चा जो सिर्फ पेपर रट के चला गया, तो जो पेपर रट के गया वो भी पास हो जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात सर ने बताई। कहने का मतलब यह है कि यूथ का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन इनफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा डीप, आपको सिलेबस को। उससे आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आप ये भी ना सोचे कि वो लेवल मेंटेन होगा इस बार। जी। हो सकता है उससे टफ भी बनाया जाए, क्योंकि भाई डे बाय डे बच्चे ज्यादा हैं, उनको कट-छाट करना है, लोगों को हटाना है, भीड़ को हटाना है। उन्हें प्री इसीलिए तो डाला गया है कि भीड़ साइड हो जाए। तो इसलिए वो क्वेश्चन कुछ टफ भी डाल सकते हैं, इसके लिए इससे मना नहीं किया जा सकता कि कट ऑफ भी रखी है। टफ भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ होगा। 40% कट ऑफ रखा है कि जनरल, और 40 तो उन्होंने जनरल बता दिया। लेकिन अभी बच्चों की संख्या 40 पे बहुत ज्यादा होती है, तो वो कट ऑफ 50% हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो बढ़ा ही करेगा। वो मेंस में सबको नहीं दिलवा सकते एग्जाम। 15 गुना कहा है, बस 15 टाइम्स करवाएंगे वो। जी सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी चीज। उसके बाद सर थोड़ा सा ये सवाल रहता है कॉमर्स वालों का कि पेपर को जब वो लिख रहे हो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, तो हिंदी में लिखना बेहतर है या इंग्लिश में लिखना बेहतर है? आपका क्या ओपिनियन? अब ये डिपेंड करता है कि आपने अभी तक की पढ़ाई कैसे की है। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक हिंदी में पढ़ रहा है, जी अब मैं उससे कह दूं कि तुम इंग्लिश में लिख दो, तो वो बेचारा कुछ नहीं लिख पाएगा, जो वो जानता है वो भी नहीं लिख पाएगा। हाँ, जिसकी प्रैक्टिस है, अब ये प्रैक्टिस कहाँ शुरू होती है? जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में रहते हैं तब शुरू होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, क्लास 12 तक। लेकिन जब ग्रेजुएशन में हम लोगों ने बीएचयू में नाम लिखवाया
तो मैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश में पेपर दिया। हालांकि मेरे परसेंटेज बहुत डाउन थे उस साल, क्योंकि एक बच्चे के लिए हिंदी से इंग्लिश जाना बहुत कठिन हो सकता है। तो लेकिन फिर वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर पीजी करते करते उस चीज में एक्सपर्टीज आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कोई इशू नहीं रहता। तो ये हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, इसका कोई एक आंसर नहीं दिया जा सकता। नहीं, बिल्कुल बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं। हाँ, किसी की देखी ताका नहीं करनी है कि ये आईएएस है तो इंग्लिश वाला जो है उसकी मेरिट कम जा रहे, उसमें ज्यादा सेलेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं सर जवाब इसलिए आपसे दिलवाना चाह रहा था क्योंकि मैं तो बताता रहता हूँ, लोगों को रहता है कि यार हिंदी में लिखेंगे तो कम मार्क मिलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे नहीं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जिसमें आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, हाँ अपने अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा प्रेफर करें। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सर एक क्वेश्चन था कि अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अकाउंट्स में मैं सिलेबस देख रहा था, तो अकाउंट्स में जैसे उसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि भाई कंजर्वेटिज्म क्या है, रूढ़िवादिता की प्रथा क्या है, इस तरह से कई प्रथाएं दी हैं जी जी, और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इससे बेसिक क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इशू ऑफ शेयर्स है, वहां से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट और रॉयल्टी, ये सब चैप्टर्स भी उसमें हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अकाउंट्स ऑब्वियस बात है कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अकाउंट्स रखना चाहिए, फिर इको रखना चाहिए। तो अकाउंट्स में ये सारे चैप्टर्स आप ज्यादा ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं ठीक है सर। देखिए वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा सिलेबस होता है, लेकिन जैसे अब अगर ये बात कही जाए कि एक टॉपिक पर जैसे अकाउंट पर बात करने के लिए कहा गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से अकाउंट को देख लीजिए। बाकी किसी टॉपिक अपने सिलेबस के किसी पार्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता है सर। जी, तो सर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट आंसर इन मेंस। अभी हालांकि हम लोग डिस्कस किए सर ना, हाँ, शुरू में ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि अब फिर से आपके किसी बच्चे का क्वेश्चन होगा, तो इसको फिर से हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आप मेंस लिख रहे हैं तो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो, चाहे थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। अगर आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा रहे हैं अकाउंट्स में, तो उसके वर्किंग नोट्स होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा कट पिट ना हो। ऑब्वियस सी बात है, टू द पॉइंट लिखना है, हेडिंग्स लिखने हैं, मेन कीवर्ड्स लिखने हैं। जी, उसमें कहानी नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखे। ऐसा ना हो कि आपने एक टॉपिक आया और आपने उस पर पूरे 2 पैरा लिख दिए। 2 पैरा नहीं, उसे पॉइंट में डालें, उसे पॉइंट में करके डालें। पॉइंट में डालेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसे पढ़ने में अच्छा लगता है, कॉपी देख के सुंदर लगती है, तो उसे पढ़ता है और उसे समझता है और नंबर वो अच्छे देता है। जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर। एक क्वेश्चन और है कि तैयारी की, अगर जैसे अभी मान लीजिए आपने तो BHU एक बहुत ही नामी गिरामी संस्था है, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आप DU से किए, आपका तो बिल्कुल अच्छा रहा। लेकिन जैसे कुछ लड़के हैं बेसिक स्तर से, अभी ऐसे ही उन्होंने BCom कर लिया, MCom कर लिया, अब वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, शुरुआत कैसे करें वो? अब चूंकि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये मानो कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, हाँ, तो जो आपने नहीं पढ़ा वो आपको पढ़ना चाहिए और डिटेल में पढ़ना चाहिए। डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप अगर कहीं कोचिंग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल कोई फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और बुक्स आप अच्छे से देखें और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस समय तो जैसे तैसे पास कर लिया, लेकिन अब यहाँ जैसे तैसे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, यहाँ आपको उसे अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। किसी न किसी टीचर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि जिस टीचर को फॉलो किया वो पूरा कंप्लीट करा रहा है। ये आपको चेक करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करें कि वो पूरा कवर हुआ कि नहीं हुआ, बुक्स के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सारी चीजें क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है, कवर करना पड़ेगा आपको। सर तो कोई टीचर बता सकते हैं जो कॉमर्स में अच्छा कर रहा हो? ऐसे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम को फॉलो करते हैं, जी, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे जो टॉपिक आपके यहाँ दिए हुए हैं अकाउंट्स में, यही टॉपिक अगर कोई प्रोफेशनल एग्जाम है, जैसे CA का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो उसके बेसिक लेवल में इस तरह के चैप्टर्स हैं, तो उनके सब्जेक्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं उसमें, जब आप सर्च करें तो चैप्टर नेम और किसी फॉर CA IPCC या CA का सब्जेक्ट, इस तरह से सर्च करेंगे तो जो CA के टीचर्स हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक सार्थक सर हैं, फास्ट एकेडमी में सार्थक है नाम है उनका, टाइटल मुझे याद नहीं है, सार्थक अग्रवाल या समथिंग है, वो बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हैं। अच्छा। उसके अलावा प्रवीण शर्मा जी हैं जो CA में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। तो ये बहुत हायर लेवल के टीचर हैं। हालांकि आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको UG लेवल की जरूरत पड़ेगी। ये प्रोफेशनल्स हैं, बहुत हाई लेवल की चीज़ पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप
इनकी वीडियो मिल जाए तो उसे आप जरूर देखें। जी जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कुछ लोग कुछ कोचिंग्स कराते हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की कोचिंग कराते हैं, आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो कॉमर्स के लिए अच्छा कर रहा हो, जिसका नाम आप प्रेफर करना चाहें? ऐसे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई कोचिंग वोचिंग वैसे की नहीं है, तो हाँ। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैं कौन सी कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको बता सकूं। जी जी। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। अब ये आपके ऊपर है कि आप सर्च करें और देखें। अच्छा अच्छा, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। हाँ। भैया अब मुझसे क्वेश्चन मत करना, साहब भी ये जवाब नहीं दिए तो हम कहाँ से देंगे? ऐसे है ना, मार्केट में इस समय आप देखेंगे तो हर एक लोगों की एक कोचिंग चल रही है। हाँ। क्योंकि भाई सबने ये मान रखा है कि भाई जहां से उनको जितना अर्न हो सके, हाँ, उसके लिए उन्होंने बना रखा है। जी, अब जी। कई बार आप देखेंगे कि दुनिया भर के कोर्सेज आते हैं, एआई के और ये कोर्स, तो मार्केट कोर्स एक्चुअली वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, कुछ बेसिक नहीं, सिर्फ बेसिक ही बता रहे हैं। हाँ। लेकिन वो उसके लिए चार्ज कर रहे हैं आपसे पैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो हो सकता है वो पैसे तो पूरे ले लें हाँ। और पढ़ाए सिर्फ बेसिक जो ऑलरेडी आपको आता है। जी 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 जी। तो फिर वो मैं नहीं बता सकता कि कौन आपको अच्छे लेवल का कवर कराएगा। जानकारी देखो, अगर उस दौर से गुजरे होते, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इस तरीके का, एक तो पहली बात तो बहुत मिलते ही नहीं है, ढूंढने में बड़े बिरले मिलते हैं कॉमर्स वाले। सर मैं खुद परेशान था। एक दिक्कत ये भी है ना, मैं हाँ। आपको बताऊं कि पूरे यूट्यूब की दिक्कत है। मैं अपने क्लास में बच्चों को भी बताता हूँ जी। कि बेटा यूट्यूब पे कुछ मिल जाए ये तो पक्का है कि मिल जाएगा, हाँ। लेकिन वो कंप्लीट मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ। कंप्लीट मिलेगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरे नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाएगी, बहुत कठिन है। ऐसा बहुत कोई भी चैनल मुझे नहीं दिखता। नहीं, वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं सर। फ्री की वैल्यू भी नहीं है आज के हाँ, समय ये में। भी कह सकते ये हैं। मेजर रीजन है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो लोग अगर करना भी चाहते हैं उन पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो कुछ समय के बाद भाई सामने वाला डिमोटिवेट हो जाएगा, क्या करेगा भाई? मेहनत अगर कर रहा है उसके लिए उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो छोड़ और देगा। एक चीज और भी है कि आजकल के समय में बच्चे अगर किसी चैनल को देख रहे हैं, किसी वीडियो को देख रहे हैं, हाँ। तो उन्हें ये रहता है कि ये टीचर जल्दी पढ़ाए। हाँ। अरे जल्दी में सब कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये आपको भी- आराम से पढ़ना चाहिए। जी, जी। रिलैक्स माइंड से, माइंड जितना रिलैक्स रहेगा उतना आप पढ़ेंगे। बिल्कुल। कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको आया पढ़ाने के लिए और वो फटाफट सारी चीजें कवर करा दिया, एक ही वीडियो में सब कुछ करा दिया। जी जी। आपको भले ही अच्छा लग सकता जी, है जी। कि सर 1 घंटे की वीडियो देखी, इशू ऑफ शेयर्स पूरा कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ। और मैं जानता हूँ कि मैंने महीनों पढ़े हैं इशू ऑफ शेयर्स। जब मैं बिल्कुल। क्लास 12th में था जी जी तो मेरी कोचिंग में उसे महीनों पढ़ाया गया था। जी जी। तो कोई टीचर एक क्लास में खत्म करा दे रहा है तो मैं उसे बिल्कुल भी सही नहीं मानता। भाई जो है वो कम से कम नहीं, सबके समझ में भी नहीं आना चाहिए सर। वो आना proper भी नहीं एक चाहिए। तरीका है। एक तरीका, एक समय है, ऐसे उतना थोड़ी होना होता है। चाहिए ऐसे उसके थोड़ी लिए। ना होता है सर। अंत में एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जो एग्जाम्स है, चाहे वो लेक्चरर के हों या एलटी ग्रेड के हों, इनके लिए क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जिसको फॉलो करके कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकता है? एक अंतिम क्वेश्चन के रूप में आपसे जानना चाहेंगे। इसके लिए एक कॉन्क्रीट आंसर देना बड़ा कठिन है कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करे बच्चे। जी जी। लेकिन हाँ, ये है कि जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो पॉइंट फोकस जो के पढ़े, हाँ। एक एक सिलेबस का एक एक पार्ट उठाएं, जी जी। उसे अलग एक बुक से आप पूरा कवर करें। लेकिन अगर आपको कोई संदेह है कि ये कवर नहीं हो रहा है तो उसे दूसरी बुक से भी कवर करें। जी जी। सारे सिलेबस को 1 by 1 करके कंप्लीट करें। जब जी। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो जो पीछे वाला है वो छूटे ना। जी इसका जी। रिवीजन भी टाइमली होना चाहिए। जी जी। उसके शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए जिसे आप हफ्ते में एक बार रिवाइज करें। हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब लगाने हैं? जब आप सिलेबस का वो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक चैप्टर पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स फॉर जी। फ्यूचर ऑफ शेयर्स, जब ये आपने पूरा पढ़ लिया, जी जी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चंस एक बार में लग जा रहा है, बहुत इजी टाइप का है, हाँ हाँ। उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर करें अगली बार के लिए। जी जी जी। और जिस क्वेश्चंस में आपके हाथ फंस रहे हैं, हाँ, आप हाँ। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उसे आप नोट डाउन करके रखें अलग से जी कॉपी जी। में। जी जी। और आप ये भी देखें कि क्या गलती की आपने इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और हर इसे बार रिवाइज से- करें और एग्जाम टाइम से पहले उस क्वेश्चन को देखना जरूरी है। जरूरी है। तो सारे सिलेबस के लिए यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक थ्योरी की बात है, स्टैंडर्ड्स बुक्स को फॉलो करें, नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवाइज करें, नोट्स बहुत बड़े ना हो, शॉर्ट नोट्स हो। हाँ हाँ। ये सारी स्ट्रेटजीज रहेगी जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, मतलब जाना आपको उसी रास्ते से, बिना वहां से गए आपको मंजिल नहीं मिलेगी। सिंपल पढ़ना सी बात। पड़ेगा। अगर पढ़ना आपको पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए, देखिए सीटों की बात मैं करूं तो कॉमर्स में हमेशा सीटें कम रहती है और कम रहते- रहेंगी भी। रहेंगे भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के बच्चों का सिलेक्शन नहीं है। हाँ।
पढ़ने वाले बच्चे बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं। बाकी दुनिया भीड़ इकट्ठा कर रही है। जी जी जी। वो भीड़ है, वो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो सोच रहे हैं कि अरे यार LT ग्रेड में टीचर बन जाएंगे, 1 महीने में मैं तूफान करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो पढ़ने वाले बहुत कम है, कंपटीशन आपका बहुत कम है। हाँ, कंपटीशन कम है, पढ़ने वाले कम है। आप आराम से इजी वे में, इजी गोइंग तरीके से पढ़े। प्रीलिम्स में तो होगा कि चलो 15 गुना सीट के सापेक्ष में 15 गुना को बुलाया जाना है, तो उसमें जैसे तैसे फंस जाओगे, चले गए, सेलेक्ट हो गए। लेकिन मेंस में क्या करोगे? मेंस के बाद नौकरी तो उसके बाद ही मिल रही है। हाँ, अब ऐसा भी होता है, अगर आप GDC की बात करें तो वहाँ इंटरव्यू भी है। हाँ, इंटरव्यू में भी वो आपको छाट देंगे, फिर आप क्या कर लेंगे? जी जी। तो ये सारी चीजें रही। सर थोड़ा सा एक और जानकारी चाहेंगे जीएस पर। जीएस के बारे में, चूंकि आप जानते हैं 120 + 30 यानी LT ग्रेड में 30 नंबर का जीएस है, और लेक्चरर में 80 + 40 यानी 40 नंबर का जीएस है। तो जीएस के लिए क्या अप्रोच अपनाएं, कैसे जीएस के लिए तैयारी करें, आप क्या सुझाव देंगे इस बात पर? अब मैं आपको बात बताऊं कि GDC में क्या होता था कि एक 90 क्वेश्चन उस समय पर, शायद में जो मेरी याददाश्त है, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से थे और 30 क्वेश्चन थे जीएस के। जी जी। तो जीएस इंपॉर्टेंट है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका प्राइम फोकस आपका सब्जेक्ट पर होना, क्योंकि आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा? वो आपको सब्जेक्ट दिलाएगा। मैं आपको बात करूं कि 90 क्वेश्चन थे और उसमें से मैंने 90 में से 85-86 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, और मेरा टारगेट 90 में 90 था कि अकाउंट्स में तो कुछ नहीं छोड़ना है, अकाउंट्स में तो पूरे सॉल्व करने हैं। अब जीएस की बात है तो जीएस में जैसे कि अब हमारे क्वेश्चंस में तो कुछ मैथ्स, कुछ रीजनिंग, इस तरह के भी आते थे, तो मैं इनको बड़ा अच्छा मानता हूँ। मैं मैथ, रीजनिंग इन्हें बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि क्या है, करंट अफेयर्स पूरा संसार है। वो यूपीएससी वाले पूरे जीएस के लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम LT ग्रेड में कितना पढ़ लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट अफेयर्स और ये चीजें बहुत ज्यादा वाइड हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ फोकस होके जो आपको समझ में आता है। बिल्कुल। जैसे मेरे लिए ये था कि भाई मैथ रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन थे, मैंने उन्हीं को सॉल्व किए थे। मैं आपको सही बताऊं तो मैं 30 में से सिर्फ 5-6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। और इससे ज्यादा निगेटिव मार्किंग है। हाँ। 1/3 निगेटिव बहुत बड़ी चीज है। कभी भी आप इसे इजी ना ले। 1/3 निगेटिव मैंने BHU के लिए देखी थी। जी जी जी। BHU के लिए फर्स्ट टाइम जब मैं 12th पास करके ग्रेजुएशन में गया तो 1/3 निगेटिव, और 1/3 निगेटिव का मतलब है कि आपने 3 क्वेश्चन गलत किया, सही गया। हाँ। ऐसे टाइम में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे अब ये भी होता था कि अगर पेपर स्टैंडर्ड लेवल का है, हाँ, तो 1/3 निगेटिव में आपके 60 क्वेश्चन या 60% आंसर्स बहुत होते हैं, टॉपर के लिए होते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल थोड़े इजी हैं, हाँ, तो यहाँ पर थोड़े ज्यादा कट ऑफ जाते हैं और जाते रहेंगे। मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे बता रहा था कि PGT में कट ऑफ 120 क्वेश्चन में से 115 चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। 116 चले जाते हैं कॉमर्स में। जी जी जी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी है और एक से बढ़ के एक है। सीटेक का मतलब इतनी इजी पेपर भी नहीं बनाने चाहिए ना। ऐसा पेपर का क्या मतलब है कि सारे लोग सॉल्व कर ले यार। पेपर ऐसे होने चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो क्रीम है, वो छट के बाहर है। बिल्कुल। और बाकी सारे जो बेकार हैं, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, हाँ, मतलब अभी उनको पीछे रखना। नहीं तो सर ने जो चीजें बताई जीएस के लिए बहुत अच्छा लगा। और सर थोड़ा सा मैं एक सलाह देता हूँ, मैं आपसे उस विषय पर आपका कंसेंट चाहूंगा कि जैसे मैं अभी इस समय जीएस के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और प्रैक्टिस में मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि जैसे GDC का एग्जाम हुआ है, जैसे JIC लेक्चरर का एग्जाम हुआ है, जैसे और अन्य एग्जाम्स हुए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उनके क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो 30 में अगर हम 20-22 की अपेक्षा रखें तो क्या ये संभव नहीं है? क्या है ये? बिल्कुल भी संभव है। ऐसा बिल्कुल भी ना आप सोचे कि ये संभव नहीं है, असंभव है। हाँ। असंभव वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो मेरी रणनीति है, इसमें कितना हम सक्सेस हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 30 में से 22 नहीं ला सकते। मैं कह रहा हूँ अगर आप 30 में से 15 तक भी पहुंच रहे हैं, हाँ, तो आप समझ लें कि 90% लोग 30 में से 15 नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। देखिए जीएस में, जी सर, मेरा यही है, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इन लोगों को बार बार यही चीज समझाता हूँ, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, सब्जेक्ट आप मेंटेन रखो। जीएस के लिए 1 घंटे समय दो। मैं प्रैक्टिस कराता हूँ सर, पर डे आधे घंटे से कम की वीडियो होती है, जाती है, और मैंने एक PDF का ग्रुप भी बना रखा है। आप उसको प्रैक्टिस करो, PDF से आप रिवीजन कर लो, दैट्स इट, आपका काम होगा। उसके बाद आप अपना पूरा समय अपने विषय पर दो। यहाँ पर आपका अगर 15, 20, 22 क्वेश्चन आप कर ले गए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए? ये बिल्कुल आप मान के चले कि बोनस होगा। इंग्रेडिएंट के ऊपर जो
हाँ। आपने एक एक्स्ट्रा लेयर डाली मलाई की, जी जी जी, तो ये आपके टेस्ट को और आपके रिजल्ट को बहुत ही ऊपर ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट में आपने ले आए, ठीक है, जी। लेकिन सब्जेक्ट तो दुनिया पढ़ रही है। जीएस में अगर आप 15 क्वेश्चन ला देते हैं तो वो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन का कारण भी बन जाए। हाँ बिल्कुल, नहीं तो बाहर भी हो सकते हैं भाई, प्रीलिम्स में बाहर होगा तो मेंस में कहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें रही, और फिलहाल इन सारे सवालों का जवाब हमने सर से लिया। उम्मीद करता हूँ हमने लगभग आपके सारे सवालों को कवर करने का प्रयास किया। अगर कुछ रह जाएगा तो हम सर से फिर से पूछेंगे और फिर रिक्वेस्ट करेंगे, फिर बुलाएंगे। लेकिन आज का जो समय आपने दिया इसके लिए हम आपको विशेष आभार व्यक्त करते हैं और विदा लेते हैं इस वीडियो से। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।